बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने आज पढ़नी है उर्दू ग्रामर, और उर्दू ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे। जी बेटा, आज हमने पढ़ना है मज़मून कायदे आज़म। ठीक है, तो कायदे आज़म ये आपको मैं थोड़े से हिंट दे दें कि आपने इसमें लिखना क्या क्या है। कि मज़मून में आप लिखेंगे क्या, पैदाइश और उनकी इब्तदाई तालीम के बारे में, आला तालीम के बारे में, वतन वापसी, उनकी वकालत, फिर कांग्रेस छोड़कर जो उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत कैसे की, करारदाद पाकिस्तान कैसे जो है मंजूर, क्या में पाकिस्तान कैसे हुआ, उनकी वफ़ात कब हुई। ठीक है, तो मैं आपको अब जो है ना इसके हिंट्स बताती जाती हूँ, तो आपने इसको खुद से लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बताती हूँ कि पैदाइश और इब्तदाई तालीम, इसमें क्या है कि हमने बताना है कि कायदे आज़म कब पैदा हुए। तो आपको पता है कि 25 दिसंबर को 1876 को 1876 को कराची में पैदा हुए थे। आपके वालिद का नाम क्या था, ठीक है, उसके बाद है वो क्या करते थे, और कायदे आज़म की जो आला तालीम और इब्तदाई तालीम उन्होंने कहाँ से ली थी, कराची से। नेक्स्ट अब उनकी आला तालीम के बारे में बताना है। आला तालीम के में है, जब आपने मैट्रिक जो है पास कर लिया था ना, तो आपके जो वालिद साहब थे पूंजा जना, उन्होंने जो अपने दोस्तों के मशवरे से ना तो आपको मुल्क से बाहर भेज दिया था, इंग्लिस्तान। उसके बाद है वहाँ से आपने लॉ की तालीम यानी कानून की तालीम हासिल की। उसके बाद वतन कब वापस आए वो 1906 में, 20 साल की उम्र में जो है आपने लॉ की डिग्री मुकम्मल की थी और फिर वतन वापस आए थे। उसके बाद है वकालत। वकालत में क्या है कि इंग्लिस्तान से वापसी पर जो है ना सबसे पहले जो है कायदे आज़म ने वकालत शुरू की थी। उसके बाद वो बम्बई चले गए थे, जिसे मुंबई भी कहते हैं, और जल्द ही जो है उन्होंने वहाँ के एडवोकेट जो हैं मुकर्रर हो गए थे। उसके बाद है कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत कैसे की। आप जो बहुत अच्छे वकील थे, बहुत अच्छे लॉयर थे, तो अपनी मेहनत की वजह से ना उन्होंने बहुत जल्दी जो है एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। तो फिर अचानक ना उनके दिल में ऐसे ही आया कि आपका दिल आज़ादी के जज्बे से सरशार था, आज़ादी के लिए कुछ करने की तड़प से भरा हुआ था। तो फिर उन्होंने ना इस जज्बे के तहत ना उन्होंने कांग्रेस जो है ना इस वक्त आज़ादी के लिए सरगर्म थी। आखिर आपने महसूस किया कि कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए कि वो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कर सकें। उसके बाद मुसलमानों के हकूक़ के लिए फिर उन्होंने दिन रात मेहनत की, और आपकी सख्त मेहनत की वजह से जो है ना आपको जल्द ही मुस्लिम लीग का सदर चुन लिया गया था। उसके बाद करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई थी। हाँ जी, आपकी जो है ना मुसलमानों ने 1940 में ना लाहौर में करारदाद जो है मंजूर की थी, जिसका मकसद हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन और पाकिस्तान का हसूल था। ठीक है, इसलिए हम इसको करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं। उसके बाद क्या में पाकिस्तान, फिर आपने क्या किया था, वतन के हसूल के लिए कोशिशें जारी रखी, दिन रात मेहनत की, और फिर उनकी मेहनत का अल्लाह जी ने उन्होंने रिवॉर्ड दिया, और 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर उभर गया। ठीक है, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। उसके बाद है वफ़ात है, जो आप जो है पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद आप जो है ना कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो है वफ़ात हो गई थी 11 सितंबर 1948 को, और आपका मज़ार कहाँ पे है, कराची में है। ठीक है बेटा, इन सारे हिंट्स को आपने देख के जो है आपने खुद से इस मजमून को लिखना है। अगर आप पॉइंट्स दे के लिखें तो और ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आपने इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है, और जो भी आपको मॉनिटर कर रहा है उसको चेक भी लाजमी करवाना है, और जब आप लोग स्कूल आएंगे तब मैं भी चेक करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine and also continuously learning your lesson on daily basis. So we are going to start our English lecture. Today's our topic is past indefinite tense. बेसिकली बेटा कल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके सिंपल सेंटेंसेस, देन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट दैट मीन्स माजी या गुजरा हुआ। तो इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उर्दू में फिक्रे की पहचान। आपने ये नोट किया होगा कि हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तब भी हमने यही पढ़ा था कि उर्दू में फिक्रे की पहचान।
तो इसके पीछे बेसिकली पर्पस ये है कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाएं तो हमें ये पता चल जाए कि ये किस टेंस में लाई कर रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाई कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में लाई कर रहा है, या फ्यूचर इंडेफिनिट में लाई कर रहा है। तो इसलिए हमें ये सेंटेंसेस की रिकग्निशन बहुत जरूरी है। सो फिक्रे के आखिर में अलीफ छोटिए या बड़िए आता है। मसलन मैंने खाना खाया, हमने किताब पढ़ी, तुमने खत लिखा। ठीक है, ये थी इसकी उर्दू में पहचान। अब इसमें आगे हम पढ़ते हैं कि इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या फार्मूला होगा। तो उसके लिए जैसे कि मैंने अब आप लोगों को बताए थे कि 3 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। सब्जेक्ट दैट मीन्स काम करने वाला, वर्ब काम, एंड ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। तो इसमें इसका फार्मूला है पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट देन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट में हमने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पास्ट में हम पढ़ेंगे, पास्ट में जो है हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल उसने खत लिखा, ही रोट अ लेटर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। यू कैन सी आई यूज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट, देन रोट, एंड थर्ड फॉर्म इज रिटन। ठीक है, इसी टॉपिक को मजीद क्लियर करने के लिए मैंने कुछ जो सेंटेंसेस हैं वो सॉल्व किए हुए हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। लड़कों ने फुटबॉल खेला। ठीक है, बॉयज प्लेड फुटबॉल। अब खेलने की इंग्लिश मतलब जो इसे उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, प्ले। तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। बॉयज प्लेड फुटबॉल। हमने नमाज पढ़ी, वी ऑफर्ड प्रेयर। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफर एंड सेकंड फॉर्म इज ऑफर्ड। उन्होंने रमजान के तमाम रोजे रखे, दे फास्टेड ऑल डेज ऑफ रमजान। सेंटेंस नंबर 4 इज मैंने एक घोड़ा खरीदा, आई बाउट वन हॉर्स। बाय दैट मीन्स खरीदना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज बाउट। दर्जी ने मेरा कोट सिया, टेलर सीड माई कोट। मजदूरों ने कुआं खोदा, लेबर्स डग वेल। खोदने की फर्स्ट फॉर्म मतलब इंग्लिश है डिग। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म इज डग। नेक्स्ट बेटा मैंने 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये आपने खुद ट्रांसलेट करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस नंबर 7 इज आसिम ने गाना गाया, फर्स्ट फॉर्म सिंग एंड सेकंड फॉर्म इज सैंग। वो 7 बजे सो गई, फर्स्ट फॉर्म इज स्लीप, सेकंड फॉर्म इज स्लेप्ट। हमने टीवी पर खबरें सुनी। ठीक है, सुनने की इंग्लिश लिसन एंड सेकंड फॉर्म इज लिसन्ड। लड़कों ने चिड़ियाघर की सैर की, विजिटेड। 2 भाई आपस में लड़ पड़े, फर्स्ट फॉर्म इज क्वारल एंड सेकंड फॉर्म इज क्वारल्ड। पिछले साल इराक ने कुवैत पर हमला किया, अटैक्ड, सेकंड फॉर्म इज अटैक्ड। So students, I hope you all understand. You have to note down these sentences and also translate into English. It will be checked when you will present in your class. Fi amanillah. Have a nice day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 किए थे। आज हम लोगों ने शॉर्ट आंसर्स रिवाइज करने हैं। सो ओपन योर नोटबुक्स बेटा। Question number 3 is give short answers. First question is how does carbon dioxide produce in our body? हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्रोड्यूस होती है? The answer is carbon dioxide is the waste gas that is produced when carbon is combined with oxygen as a part of the body's energy making process. As a part of the body's energy making process, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हमारी बॉडी में कार्बन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन वेस्ट मटेरियल्स में से जब हम लोग हमारी जो बॉडी में वेस्ट होता है उसमें से जो कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं जब उनको ऑक्सीजन के साथ वो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं जो कि वेस्ट गैसेस में से है। और ये बनती है तब जब वो एनर्जी, हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है, एनर्जी बना रही होती है हमारे लिए एनर्जी बना रही होती है कि हम लोग को एनर्जी मिल सके।
तो उस एनर्जी के दौरान ये बनती है। सेकंड इज़ हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों इम्पॉर्टेंट है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लोकेशन in the body where the majority of the nutrient from indigested food are absorbed। हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है। अल्लाह ताला ने हमारा एक बहुत ही अच्छा निज़ाम बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम लोग फूड च्यू करके ग्राइंड करके लेके जाते हैं अंदर स्टमक तक। स्टमक यानी कि स्टमक तक जाती है हमारी फूड। स्टमक आगे उससे मज़ीद यानी कि उसको मज़ीद ब्रेक डाउन करता है, उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स वो ले लेता है, निकाल लेता है, जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं हमारी एनर्जी बनाने के लिए, हमारी एनर्जी के लिए और हमारे मसल्स के लिए, चीज़ों के लिए, यानी कि मसल्स के लिए, टिश्यूज़ वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारी सारा जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारी फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ न्यूट्रिएंट्स वो फिर एब्जॉर्ब कर लेता है और स्मॉल इंटेस्टाइन जो बाकी बचे हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करके हमारे जो, यानी कि जितना भी जो भी हम फूड खाते हैं उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हमारी बॉडी डिफरेंट जगह से एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद उसको इस्तेमाल करती है हमारी एनर्जी में, हमारी एनर्जी मेकिंग में, हमारी बॉडी के लिए वो, यानी कि हमारे हर चीज़ के लिए हमारी जो एनर्जी बनती है हमारे मसल्स वगैरह में, हमारे ब्लड के अंदर, हर चीज़ में फिर वो उसको इस्तेमाल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई आर वी प्रोवाइडेड विद टीथ। हमें दांत क्यों दिए गए हैं, क्यों हमारे लिए हमारे दांतों को क्यों दिया गया, यानी कि क्यों इनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। टीथ आर यूज फॉर कटिंग एंड च्यूइंग food they start the digestive process which give the energy we need to live। जो दांत हैं वो हमारी फूड को पहले कट करके, च्यू करके, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश करके हमारे स्टमक तक लेके जाती है ताकि और वहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करना शुरू करता है, जो कि हमें एनर्जी देता है, हमें उससे एनर्जी मिलती है, जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये सब कुछ जो भी है डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट हमारे माउथ से ही होता है। ये था आपके 3 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स। आपने इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है और अपने मॉनिटर को याद करके सुनाना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम बेटा एक्सरसाइज 1 रिव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, नेम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम 3 फॉर्म ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, यानी कि हमने जो है वो बताना है कि कौन सी जो है वो 3 डिस्क्राइबिंग फॉर्म सेट की क्या है हमारे पास। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड है हमारे पास टेबुलर फॉर्म और थर्ड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि अब हमारे पास इसमें जो है वो 3 फॉर्म हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट, यानी कि हमने क्या करना है, बताना है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है सेट की। इफ़ अ सेट डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी अगर हम अपने सेट को किससे डिस्क्राइब करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज दिस सैम्बल मीन। ये हमारे पास सैम्बल, इसका क्या मतलब होता है, सैम्बल मीन्स सच दैट। इस सैम्बल का हमारे पास मतलब होता है सच दैट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट अंडर कंसिडरेशन। यानी कि जो अंडर यूजेज हमारे पास जो सेट है, सेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो हमारे पास क्या नाम होता है उनका। तो द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो वो हमारे पास ऐसा सेट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज meant by disjoint set। disjoint set हमारे पास क्या होता है, इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। मतलब ये कि अगर सेट्स के दरमियान में हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। ठीक है जी बेटा। अब हम जो है वो देखते हैं कि इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसका जो है वो हमारे पास क्या वैल्यूज़ दी हुई, क्या हमने करना है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास द सैम्बल
ये आपके पास सिंबल दिया हुआ है, इसका सिंबल का हमारे पास क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एंड। ठीक है जी, ये हमारे पास एंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट इज कॉल्ड डैश ऑफ टू सेट्स। तो जो है अगर हमारे पास दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट दिए हुए हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जो है वो कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ही हम उसका जो है वो नया सेट बनाएंगे। अब ये हमारे पास स्पेस कम है तो हम इसको ऊपर ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया इंटरसेक्शन। उसके बाद अगला है अ सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट ऑफ सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द डैश सेट। तो ये अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टू सेट्स आर कॉल्ड डैश इफ देयर इज at least one element common between them and none of the set is subset of the other। तो जो है ये हमारे पास कौन सा सेट कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये हम ना, मैं इसको वहाँ नहीं राइट करी, इसको मैं थोड़ा साइड पे राइट कर देती हूँ, वहाँ ये पूरा भी नहीं आएगा। ये हमारे पास हो गया ओवरलैपिंग। ठीक है जी, अब जो है वो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो दिया हुआ है, इफ़ इन सेट द यूनिवर्सल सेट एक्ट एज डैश ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जो है वो उसके यूनिवर्सल सेट में इंटरेक्शन के लिए क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी होती है, डिफरेंट पहचान हमें चीज़ों की दी जाती है, जिसके ज़रिए से हमने क्या करना होता है, देखना होता है कि ये जो है ये किस तरह से काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है टिक द करेक्ट आंसर। हमने जो है वो करेक्ट आंसर देखना है। टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ अ सैम्पल। तो एम्प्टी सेट के लिए जो हमारे पास सैम्पल यूज़ किया जाता है वो है हमारे पास 5 का होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए कैन बी रिटन एज। अगर हमने सेट ए का कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो हमारे पास किस तरह से होगा, तो ये हमारे पास जो है ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम इस तरह से राइट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू जो है 1 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास ए भी है, तो और हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो हमने ये कहा था कि इंटरसेक्शन में अगर हमारे पास दोनों सेट में से कोई कॉमन वैल्यू होगी तो हमारे पास जो है वो इंटरसेक्शन होगा। तो इसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। उसके बाद जो है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 देन ए यूनियन बी। तो यूनियन में हम क्या करते होते हैं कि जो भी जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो होती हैं, हम सब एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो डुप्लीकेशन अगर हो जाए तो हम उसको जो है वो सिंगल टाइम राइट करते हैं, उसकी हम डुप्लीकेशन नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है 1, उसके बाद जो है हमने 1 राइट किया, देन 2 भी हमारे पास मौजूद है और 3 भी हमारे पास मौजूद है। तो 1 2 3 जो है ये कंबाइन होकर हमारे पास आंसर होगा 1 2 3। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है बी डिफरेंस ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। अगर बी डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक है जी, तो बी डिफरेंस ए का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, ये जो है ये साइन डिफरेंस का है, तो ये बी डिफरेंस ए। उसके बाद वी आई हमारे पास दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो इसका हमारे पास जो क्या आंसर आएगा, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट किया यू में से ए की वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू क्या बचेगी, यू में से ए को माइनस किया तो हमारे पास जो है वो एक ए के अलावा जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास बच जाएंगी। तो इसका अगर यूनियन ए के साथ करेंगे तो हमारे पास जो है वो यू की वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में से यू की वैल्यू निकाली थी, जब इसके साथ जो है वो हमने ऐड कर दिया, ए की वैल्यू निकाली थी, तो जब हमने इसमें ऐड की है दोबारा से यूनियन के ज़रिए से हमने इसको कंबाइन किया तो दोबारा से इसमें ए की वैल्यू ऐड हो गई है, तो ये दोबारा से यू के इक्वल हो गया। अब जो है ये हमारे पास आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह पाक जो है वो आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आपने अब इसको पूरे ध्यान से जो है वो पढ़ना है, इंशाल्लाह आपको इसको समझ में आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।